हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी यूपीएससी डिकोड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी की प्रीलिम्स की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपका और मेरा, हम दोनों का यह पहला वीडियो है, तो कोई भी इनिशिएटिव शुरू करने से पहले, किसी भी तरह की कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले या नई सीरीज़ लॉन्च करने से पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों से एक बार आपकी अब तक की तैयारी का असेसमेंट ज़रूर करवा लेना चाहिए। मैं तो नहीं करूँगा, हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का असेसमेंट कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हम अगले 80 डेज़ की स्ट्रेटेजी पर भी चर्चा करेंगे। स्पेशली इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा हमारे हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हम हिंदी मीडियम वाले कई बार स्ट्रेटेजी बनाने में, पीवाईक्यू एनालिसिस करने में, सिलेबस कवर करने में या रिवीजन करने में थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो कई बार हमें स्ट्रेटेजी बनाने में दिक्कतें आती है, हमें समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, कितना पढ़ें, कितना छोड़ दें। तो उस सब के बारे में आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आपकी अब तक की तैयारी को असेस भी करेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी पर भी बात करेंगे। लास्ट में ये भी बात कर लेंगे कि सर आप क्या कर सकते हो, मतलब मैं आपकी इस तैयारी में किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। सेशन में प्यारे दोस्तों, आपके अगले 80 दिनों की स्ट्रेटेजी से पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ये देखने हैं कि क्या हमने ये चीज़ें कवर कर ली। अच्छा, ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि भाई क्या आपका सिलेबस पूरा हुआ। अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ, ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट सिलेबस तो कवर किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक नीड है हमें एग्ज़ाम में बैठने के लिए। वरना एग्ज़ाम में बैठिए, घूमने फिरने के हिसाब से जाइए और आ जाइए, फिर आपको टेंशन भी नहीं होगी कि सर मेरी तैयारी है या नहीं है, एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन आपके होते नहीं हैं अगर आपने सिलेबस कवर ना किया हुआ हो। क्या सिर्फ सिलेबस कवर किया है या कुछ रिवीजन भी किया है, इसके बारे में आप ज़रा देखिए। आपने अब तक कितना रिवीजन कर लिया, कौन से सब्जेक्ट्स को कितना वेटेज दे रहे हो, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा आइडिया लगाया। ये सब आइडिया लगाने के लिए आपको थोड़ा एनालिसिस करना होता है पीवाईक्यूज़ का। तो क्या आपने पिछले कम से कम 10 से 15 सालों के पीवाईक्यूज़ पर काम किया? क्या आपने देखा कि जब हम एंशंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें प्री हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है और इंडस वैली कितना इम्पोर्टेंट है? क्या आपने ये ध्यान दिया कि महाजनपदाज का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा पूछा जाता है या धार्मिक स्ट्रक्चर जिसमें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आता है? क्या आपने इस तरफ ध्यान दिया? ठीक है, इस तरह के क्या आपने एनालिसिस किया? उसी सवाल को आगे बढ़ाएं तो क्या आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हुए अलग अलग प्री ओरिएंटेड थीम्स को डिफाइन किया? क्या आपने उन्हें एक्सट्रैक्ट किया कि अच्छा इस पर्टिकुलर थीम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जैसे हम आगे अगर चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में बौद्धिज्म और जैनिज्म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या आपने ये चीज़ें की? और मेरे दोस्त, आगे सीसेट का क्या सीन है, इसके बिना प्रीलिम्स नहीं होगा। तो जब मैं क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ तो आप बुरा ना मानेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। जब मैं हिंदी मीडियम वाले अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ तो मुनीर नियाजी साहब की वो जो नज़्म है ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, सिलेबस कंप्लीट करना हो, उसका रिवीजन करना हो, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। और ये देरी फिर हमें क्या नुकसान पहुँचाती है? ये देरी हमें नुकसान पहुँचाती है कि इवेंचुअली हमारा प्रीलिम्स नहीं हो पाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं या थोड़ा सा हो सकता है कि हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हम चीज़ों को उस तरह से रीड नहीं कर पाते जितने कि हमारे एलीट क्लास वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। देखिए,
सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने का इरादा इसलिए था, मतलब मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी सीरियस तैयारी कर रहे हैं, थोड़े से भी सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो आपको पता है कि सर पॉलिटी से 12 से 17 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपको आइडिया है कि सर इकोनॉमी से 15 से 22 क्वेश्चन की रेंज रहती है। आपको पता है एनवायरनमेंट से 20 17 18 20 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपको पता है कि हिस्ट्री को ओवरऑल हम देखें तो 16-17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो का, इस असेसमेंट वीडियो का या स्ट्रेटेजी वीडियो का ये मकसद नहीं है कि आपको ये बताया जाए कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपने इतनी रिसर्च की होगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इंडियन पॉलिटी का हमें पता है कि सर 12 से 17-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या आप डीप डाउन जाके आप उसको गहराई में जाके आप ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी संसद से और मूल अधिकारों डीपीएसपी से एवरेज हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जो मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे का टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्या आपको पता है कि कार्यपालिका, जिसे हम संसद में भी रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो संसद का एक पार्ट है, एग्जीक्यूटिव मंत्री परिषद से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है? या हम उन टॉपिक में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से कंपैरेटिवली क्वेश्चन तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारा फेवरेट टॉपिक है तो हमें वहाँ से वो पढ़ना अच्छा लगता है तो हम उसे ही पढ़ते रहते हैं। क्या आपको पता है इंडियन जुडिशरी, और इंडियन जुडिशरी में भी फिर हम और सेग्रीगेट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। फिर करंट की अगर आप बात करोगे तो ये जो गवर्नेंस वाला थोड़ा इशू आपको दिखता है ना, गवर्नेंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल लगभग 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से देखने को आपको मिलते हैं। योजनाओं से आपको मिल जाते हैं 19 क्वेश्चन, हर साल 2 क्वेश्चन आपको सरकारी योजनाओं से देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आप इस तरह से सोच पा रहे हैं अपनी तैयारी को लेकर? क्योंकि हम देख रहे हैं फरवरी पूरा निकल चुका है, आगे मार्च बचा है, अप्रैल बचा है और 20 दिन आप मई के लेके चलिए। तो मुझे पता है आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या रुक कर थोड़ा सा इस तरह से सोचकर हम और ज़्यादा फोकस्ड होकर हमारी तैयारी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? पॉसिबल है, की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप देखिए दोस्तों, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए संसद और फंडामेंटल राइट से इस बार 4 ना पूछे, 5 ना पूछे, 3 पूछ लेगा, क्वेश्चन तो पूछेगा ना यार, तो 3 क्वेश्चन तो अपने श्योर करो, ठीक है। तो यहाँ से इन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। जो हम बात करते हैं ना कि यूपीएससी प्रीलिम्स इस तरह का पेपर होता है कि टॉपर भी जो होते हैं वो प्रीलिम्स में एग्जैक्ट करेक्ट क्वेश्चन 25 से 35 के बीच में ही कर पाते हैं। तो यहीं से तो हमें वो क्वेश्चन मजबूत करना है। अगर हमारी रेंज वो 25 है तो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देकर हम उस रेंज को 35 तक ले जा पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ध्यान दे पाएंगे कि हमें संसद को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, निर्वाचन को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, अगर कोई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड योजना है तो उसको कितने ध्यान से पढ़ना है, और इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चलेगा कि संसद से भी अगर पूछ रहा है तो किस तरह का पूछ रहा है, आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम अगले देखें तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप सभी जानते हैं कि सर 25 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, 25 तो सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिए, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, ये आपको पता है। पेन ले लेते हैं एक बार, और उसमें भी ज़्यादा पोर्शन कौन सा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा राउंड, ये सर्किल का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है ये क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। आप देखिए राष्ट्रीय आय, मुद्रा एवं मुद्रा आपूर्ति, ठीक है, मौद्रिक नीति 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन,
हर साल एक क्वेश्चन एवरेज डेफिनेटली। राष्ट्रीय आय लेखांकन 2 घंटे का टॉपिक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मनी एंड मनी सप्लाई बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन हर साल 2 क्वेश्चन आप एवरेज मान के चल सकते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति देख लीजिए, मंदी को देख लीजिए, फिस्कल पॉलिसी देखिए ना, हर साल 2 क्वेश्चन। और सबसे बड़ा जो हम शायद पढ़ने से डरते भी हैं, FDI एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम कहते हैं, और FDI की नीति हो गई, FPI हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले जो भी मामलात हो गए, है ना, रेमिटेंस कितना आया, हमने आयात कितना किया, निर्यात कितना किया, इनकी पॉलिसीज़ क्या है, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए, तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो एक्सटर्नल सेक्टर से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। हमारा फोकस कहाँ पर है? फाइनेंशियल मार्केट से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन है। हमारा फोकस किधर है? कहीं हमारा फोकस डिमांड एंड सप्लाई पर तो नहीं रह गया है? नो डाउट डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अप्लाई किए बिना हम इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप देखिए पिछले 10 सालों में डायरेक्ट केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, क्योंकि वो हमारे बेसिक सिलेबस का पार्ट है ना, वो तो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए? मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। अदर भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप फैक्चुअली जाएंगे तो फैक्चुअली देखिए कितना पूछा गया है। 1991 के सुधार के बारे में 10 साल में 2 क्वेश्चन, ठीक है। प्लानिंग को लेकर 1 क्वेश्चन पूछा गया है। एनर्जी फील्ड, एनर्जी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए इकोनॉमी की दृष्टि से 5 क्वेश्चन 10 सालों में, हर 2 साल में 1 क्वेश्चन। तो आपको अपना एनालिसिस इस तरह भी करना होगा आपको, क्योंकि अभी तो फरवरी ख़त्म हुआ है, मार्च चल रहा है, अभी तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट ही करना है। पूरे अपना जो रिवीजन है वो कंप्लीट सिलेबस का ही करना है। लेकिन इस वीडियो को देखते हुए या इस तरह का एनालिसिस करते हुए आप एटलीस्ट ये समझ पाएंगे कि आपको जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको कौन से टॉपिक पर, कौन से फील्ड में ज़्यादा फोकस्ड रहना है। प्रीलिम्स ज़्यादा कहाँ से पूछता है क्वेश्चन, इस वीडियो का मकसद यही है। तो मैं यही असेसमेंट करने आया हूँ कि आपने फरवरी तक अपनी जो तैयारी की, क्या उसमें केवल सिलेबस कंप्लीट किया या थोड़ा बैठ के स्ट्रेटेजी भी बनाई है? दोस्तों, स्ट्रेटेजी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले अगर इसकी बात करें, अब देखिए मैंने हिस्ट्री को 2 सेक्शन में रखा है। एक में एंशिएंट मिडाइवल और कल्चर वाला पार्ट रखा है, और एक में मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को रखा है। अगर आप एंशिएंट में देखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? मौर्याज इंपॉर्टेंट है, अशोक मौर्याज में फिर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली देखेंगे आप तो यहाँ से 3 क्वेश्चन 10 सालों में पूछे गए हैं। ये कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लेता है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक्स या वेरियस साइट्स कहीं से भी पूछी जा सकती है। गुप्ता से डायरेक्ट 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैदिक संस्कृति से आप देख रहे हैं डायरेक्ट 9 क्वेश्चन। प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से आप देख रहे हैं 9 क्वेश्चन, ठीक है। कुछ साइट्स वगैरह पूछ ली। अब ये महत्वपूर्ण स्थलों में अगर एक साइट उसकी डाल दी तो डाल दी, बाकी इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। जब आप मध्यकालीन इतिहास में देखते हो तो क्या आपको क्या पूछा जाता है? आपको साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है कि प्रारंभिक साम्राज्यों की बात की जाती है, ना कि डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत और मुगलों पे चले जाए। वो जो अर्ली मिडाइवल वाला पीरियड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत से 3 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय राज्यों से 2 है। विजयनगर देखो, विजयनगर कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं विजयनगर? क्योंकि ट्रेडिशनल या हमारा जो रेगुलर इंटरेस्ट ऑफ स्टडी है उससे हटकर हो जाता है, इसलिए नहीं पढ़ रहे। तो अगर सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो यूपीएससी तो हमारे लिए नहीं है दोस्तों। यूपीएससी में इस तरह से काम चलेगा नहीं। भक्ति और सूफी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। मुगलों से 4 है, लेकिन वेरियस जो टर्मिनोलॉजीज है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपेरेटिवली ज़्यादा पूछे जाते हैं। संस्कृति कल्चर वाले पार्ट में आ जाइए, जैनिज्म और बुद्धिज़्म हर साल क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन,
आर्किटेक्चर की बात करेंगे, कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन है, म्यूज़िक और डांस से इतने ज़्यादा नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें वेटेज किस तरह से डिवाइड करना है हमारी स्टडी का, हमें प्रायोरिटी किस तरह से सेट करनी है। जनरली हमारा ये तरीका होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, तो जब कोई टॉपिक रिवीजन करना शुरू करते हैं, तो हमारा ये तरीका होता है कि हम अपने नोट्स या उस पर्टिकुलर किताब का पहला पेज पढ़ना शुरू करते हैं और उसको 1 बाय 1 पढ़ते हुए लास्ट तक जाना चाहते हैं। लेकिन प्रीलिम्स उस तरह से निकलना शायद थोड़ा मुश्किल है। आपको जंप मारना होगा चीज़ों पर, आपको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जाने की ये रेस नहीं है, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने की रेस है। आप उस रेस में है, आपको किताब कंप्लीट नहीं करनी है, आपको वेटेज सेट करना है, आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है और उसके बाद आपको चीज़ों पर जंप भी करना है। अगर प्री हिस्ट्री से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्यों मैं याद करूं कि जॉन लुबाक ने पाषाण काल, स्टोन एज का को सेपरेट अलग अलग भागों में बांटा या एडवर्ड लार्टेट ने बांटा? क्यों मुझे इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है? मतलब एक बार मैं पढ़ के अपने दिमाग में रख लूँ काफ़ी है, बार बार आके उसे रटूंगा क्यों मैं? आप समझ रहे हैं थोड़ा सा? तो आपको उस तरह से देखना पड़ेगा दोस्तों। आइए अगला देखते हैं, ये आधुनिक भारत का इतिहास है। आप देखेंगे कि ओवर द ईयर या पिछले 3 से 4 सालों में, आप 2022 से देखिए या 21 से भी देखिए, हम देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बहुत कम हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आप इस पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मिडाइवल और एंशंट दोनों एक तरफ और मॉडर्न अकेला एक तरफ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से भी कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है सर? 15 क्वेश्चन ब्रिटिश अधिनियम जितने भी आए हैं, हम संवैधानिक विकास के संदर्भ में इन अधिनियमों को पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी याद रखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप गांधी जी को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, कैसे इनसे आने वाले क्वेश्चनों को छोड़ सकते हो? आप देखोगे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल स्वदेशी आंदोलन से, स्वदेशी मूवमेंट से आपको हर दूसरे साल एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ब्रिटिश नीतियाँ आपको देखनी है, यूरोपियंस का आगमन आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन इम्पोर्टेंट है, पर्सनैलिटीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए इन दोनों को अलग अलग करके लिखा है, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि दोनों को मिला के हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सामाजिक धार्मिक आंदोलन वगैरह, पर्सनैलिटीज़ जो करंट में रहती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप यहाँ पर इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है अपनी तैयारी के दौरान। मैं फिर से वही कहूँगा, अभी प्रीलिम्स में 80 दिन है आपके पास, तो जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, जब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट रिवीजन कीजिए, आप कंप्लीट टॉपिक को पढ़िए, लेकिन वेटेज देते हुए प्रायोरिटी के साथ पढ़िए। आप हो सकता है स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं तो 1-2 लाइनें 1-2 सोर्स से और ज़्यादा देख के निकाल लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जा रहा है। ठीक है, वहीं पर हो सकता है कि आप यूरोपियंस का आगमन पढ़ रहे हैं तो किसी एक सोर्स को कंप्लीट करते हुए चलो हो गया, सरसरी निगाह से निकल जाए और बाकियों को आप डेप्थ से पढ़िए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब ये था, अब आते हैं हम भूगोल पर। भूगोल में आप देखिए, और भूगोल को आप देखेंगे तो वही ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप मान के चलते हैं कि 8 से 12 क्वेश्चन वेरी करते हैं हर साल, 8 से 12 पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर भी कहाँ ज़्यादा फोकस करना है? क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, भारत के अपवाह तंत्र से 15 क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिया, भारत का आर्थिक भूगोल, यहाँ से फसलें, फ्रूट्स, ठीक है, अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ,
आर्थिक भूगोल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के भू आकृतिक प्रदेश से। फिजिकल ज्योग्राफी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी स्पेशली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके भी कितने टॉपिक हैं, चंद टॉपिक हैं, गिने चुने टॉपिक हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। समुद्र विज्ञान इम्पोर्टेंट लग रहा है, 5 क्वेश्चन आ गए। मृदा 2 क्वेश्चन है 10 सालों में यार, नेग्लिजिबल है अगर कर सकते हो। एक बार पढ़ लो बेसिक से, एक बार रिवाइज कर लो सरसरी निगाह से, इसी पे लगे थोड़ी रहना है। विश्व का आर्थिक भूगोल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व का अपवाह तंत्र, आइडिया हर चीज़ का होना चाहिए, फोकस कहाँ करना है ये ध्यान देना ज़रूरी है। क्लाइमेटोलॉजी पर तो फोकस देना ही है, इसके बिना तो बात बनेगी नहीं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी पे आपको उतना ही ज़्यादा फोकस देना है। 3 गुना क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से हैं। आप अगर देखोगे फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंपैरिजन में तो 1:3 का रेशियो है सर। एक क्वेश्चन अगर विश्व से या फिजिकल से आ रहा है तो 3 इंडियन ज्योग्राफी से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चंस की चर्चा करें, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा रुकिए और सोचिए। अभी तक हमने जिन सब्जेक्ट्स की बात की, जिन भी सब्जेक्ट की, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो, इंडियन पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या वो हिस्ट्री और कल्चर हो, या फिर वो जियोग्राफी हो, ये हमारे सिलेबस के बेसिक पार्ट्स का हिस्सा है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर से तो पूछे जाते हैं, रिलेट करते हैं वो करंट अफेयर से, लेकिन उनके पूछने की जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, वो तो उसके बेसिक पार्ट से ही निकल के आने वाली है। इंडियन इकोनॉमी को हम अगर थोड़ा छोड़ दें तो बाकी के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक पार्ट से हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि सर गवर्नर या प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो करंट इशू में बनी हुई थी, वो तो पूरे साल बना रहता है। अब वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से बनाएगा, उससे रिलेटेड किसी अधिनियम से बनाएगा, उसकी पावर्स से बनाएगा, यहीं से तो बनाएगा। ये तो बेसिक पार्ट है ना दोस्त। इकोनॉमी में भी आप देख सकते हैं, मनी सप्लाई, जो भी चीज़ें हैं, मनी सप्लाई है या मॉनेटरी पॉलिसी है या फिस्कल पॉलिसी है, इकोनॉमिक सर्वे से बनाएगा। मनी सप्लाई की बात करेगा तो उसका बेसिक पार्ट भी तो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से हमें ध्यान देना जरूरी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर लिखे हुए जो 4 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर और ज्योग्राफी, ये आपके बेसिक सिलेबस का एक बड़ा पार्ट कवर करता है, आपके स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा है। और अब आप इनका वेटेज देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ पॉलिटी के 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन और हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री मिला के 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 8 से 12 वेरी करते हैं, 10 क्वेश्चन में मान लेता हूँ। कितने हुए? 55 क्वेश्चंस। कहाँ से हैं? बेसिक पार्ट ऑफ सिलेबस से। करंट तो है, उसमें इंटरलिंक होगा करंट, लेकिन बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आप इसको कर ही नहीं सकते। करंट कितना रट के जाओगे? करंट इतना वास्ट होता है, इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप नहीं कर सकते यार। आप दिन रात करंट अफेयर पढ़ के हर साल जाते हो ना, कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो? 50%। बड़ी बात है अगर 50% आप कर लेते हो तो हमें फोकस कहाँ करना है? हमें इन सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से हमारा प्रीलिम्स निकलेगा। अगर आप इन 55 क्वेश्चन में से क्या आप 80% 70% की एक्यूरेसी नहीं निकाल पाएंगे? आप 100% निकाल पाएंगे अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ में इनकी तैयारी करते हैं। जैसा हमने पीछे बात की, सब्जेक्ट वाइज कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चल जाएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आप इन सब्जेक्ट की बात करो ना, एनवायरनमेंट, बिल्कुल नो डाउट सर 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स भी साथ में होता है। 20% लेके चलेगा ये आपका, लेकिन 20 में से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर ड्रिवन होते हैं। वहाँ पर हम थोड़ा मात खा सकते हैं।
हालांकि एक पोर्शन है जिसका मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो आपका पहले से तैयार होना चाहिए, एनवायरनमेंट का भी, कि आप एटलीस्ट आधे क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट का मैक्सिमम पोर्शन करंट ड्रिवन होता है। साइंस एंड टेक आप देखिए टोटली करंट ड्रिवन होती है। कोई नई टेक्नोलॉजी खबरों में है, कोई नया इन्वेंशन आया है, कोई नई डेवलपमेंट हुई है, उसी को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के साथ किसी देश का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, किसी देश की कोई संधि हो गई, कोई विवाद हो गया है ना, कोई वर्ल्ड लेवल पर कोई वॉर चल रहा है, कोई नया हथियार चर्चा में है, ये सारे यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये पूरा सेक्शन जो आप 40 क्वेश्चन का एक सेक्शन मान के चल सकते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन का, ये टोटली करंट ड्रिवन है। यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, यहाँ पर इस सेक्शन पर हम अनप्रिडिक्टेबल ज़्यादा है, बहुत कुछ चंद चीज़ों को हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, जो हमारे बेसिक सिलेबस का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन या ये वाला पार्ट हमारा मजबूत होना ज़्यादा जरूरी है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा दोस्तों, अपने बेस को मजबूत करो, करंट अफेयर्स निकल जाएगा, करंट अफेयर निकल जाएगा। पढ़ना तो है। अब आप मेरी बात को इस तरह मत लीजिएगा कि मैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपकी तैयारी की प्रायोरिटीज सेट करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको बेसिक पार्ट को ज़्यादा तवज्जो देनी है, उसके साथ करंट को इंटरलिंक करना है, और साथ में जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो आपको करंट ड्रिवन ज़्यादा होना है। साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो आपको करंट ड्रिवन ज़्यादा होना है। ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं पर्यावरण, साइंस एंड टेक वगैरह के भी वेटेज देख लेते हैं। आप देखेंगे पर्यावरण के 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कम होंगे भी नहीं क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स होता है। अब आप देखिए इसका जो बेसिक पार्ट है, जिसे हम इकोलॉजी वाला पार्ट बोल सकते हैं, 10 सालों में 6 क्वेश्चन है यार। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज, कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, लॉज एंड पॉलिसीज, वही लॉज वगैरह हो गए, एग्रीकल्चर कोई चर्चा में है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, पॉल्यूशन की बात कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट ड्रिवन देखने को मिलते हैं। आप हम क्या कर सकते हैं, इकोलॉजी का बेसिक पार्ट कवर कीजिए, बायोडाइवर्सिटी का बेसिक पार्ट कवर कीजिए, नेशनल लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी का कानून है 2002 वाला वो देख लो। हालांकि कानून तो आपको सारे ही देखने हैं, 1972 का, 1986 का, फिर 2002 का, फिर ये जो पोल्यूशन को मतलब वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो कानून है, इन सबको ध्यान में रखना ही है। अब देखिए ना, इस साल कितने सारे कानूनों के नए वर्जन्स आए हैं, उनमें नए अपडेशन आया है, तो वो करंट का इशू हो गया ना दोस्त। फिर बायोडाइवर्सिटी में फिर और क्या बचता है, और स्पीशीज बच जाती है, स्पीशीज बच जाती है, उसको कीजिए। अभी समय और संगठन कहाँ होगा, जनरली ज्यादातर वहां से पूछा जाता है जिसका रिसेंट कोई समिट हुआ हो। आपको पता है COP30 हुआ है इस बार, तो वो सारी चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। सुर्खियों में रही शब्दावलियों का क्या मतलब है, सुर्खियों में रहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर ड्रिवन है, ठीक है। तो एनवायरमेंट मैक्सिमम करंट ड्रिवन है। जब हम इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर तैयारी करेंगे तो करंट पर फोकस करेंगे, जब हम इकोनॉमी की या भूगोल की या पॉलिटी की तैयारी करेंगे तो हम करंट को इंटरलिंक तो करेंगे, लेकिन बेसिक पार्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। साइंस एंड टेक देख लीजिए आप, जो बेसिक साइंस है उसके 10 सालों में 27 क्वेश्चन हैं, यानी हर साल आप देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन। वहीं आप ये देखेंगे तो 8 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के पूछे जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के नो डाउट ज़्यादातर क्वेश्चन करंट ड्रिवन ही होते हैं, करंट अफेयर्स पर आधारित ही होते हैं। आप देखिए यार, इसमें भी अगर और हम थोड़ा डीप जाना चाहें तो क्या होगा, कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि सर बायोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, वेर इज जो दूसरे पदार्थ के गुण वगैरह, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह के, वहाँ से तो बहुत कम क्वेश्चन है। बाकी सारा आपको बायोलॉजी वाला पार्ट देखने को मिलेगा, है कि नहीं। यहाँ पर जब हम
टेक्नोलॉजी में भी और थोड़ा सा डीप जाकर और थोड़ा सा सोचेंगे तो आप क्या देख रहे हैं सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नई नई जो कोई टेक्नोलॉजी अगर इंट्रोड्यूस हुई है तो वो, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, ये वाले पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो जब बायोटेक से 17 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 10 सालों में, यानी 2 क्वेश्चन आप मान के चलो हर साल पूछे जा रहे हैं, तो बायोटेक का एक बेसिक पार्ट भी होगा ना, स्टेम सेल हम पढ़ते हैं, क्लोनिंग हम पढ़ते हैं, और भी मतलब डीएनए एडिटिंग हम पढ़ते हैं, ये तो बेसिक पार्ट है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, CRISPR-9 क्या है, CRISPR-Cas9 क्या है, ठीक है, जीन कैसे इंसर्ट करते हैं, इन्हीं का आगे डेवलपमेंट होता है। तो इन टेक्नोलॉजीज का बेसिक पार्ट तो हम तैयार रखें और फिर उसको करंट से इंटरलिंक करें, हमारे क्वेश्चन बेहतर बनेंगे। मैं आपको यहाँ ये बताने नहीं आया हूँ कि आप किसी कोचिंग का या मेरा करंट अफेयर का या बेसिक पार्ट का कोर्स ले लो, नहीं, मैं आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन, एक ओवरव्यू देने आया हूं कि दोस्त अब तक जो तैयारी चल रही थी किस दिशा में है, सेल्फ एनालिसिस कर यार, कैसे करेगा, कैसे होगी चीजें, समझ रहे हो। तो मैं सेल्फलेसली, मतलब मेरा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड करवाने की, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको बांध दूं कहीं पे, मैं आपको एक कोर्स बता दूं आपकी कमियां दिखा के कि ये कोर्स ले लो यार। यहाँ पर हमारा टारगेट है कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी किस तरह मजबूत हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ देख लीजिए, इससे आइडिया लगेगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। 25 की तो आई नहीं है अभी, हाँ पिछली स्लाइड्स में भी आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह जो मैंने लिखे हुए हैं वो 25 के नहीं है। मेरा मकसद आपको ये दिखाना नहीं था कि कौन से साल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हम एवरेज मान के चल रहे हैं, हम पिछले 10-15 सालों का एवरेज लेकर चल रहे हैं कि इतने इतने क्वेश्चन इतने इस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। मेरा मकसद था आपको उन टॉपिक्स से, उन थीम्स से रूबरू करवाने की जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हैं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए 2024 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 87 कहा जा रहा है। 2025 का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली इजी था, कितनी मान लें 90, 95, चलो 100 मान ली, इससे ज़्यादा तो नहीं जाती ना कट ऑफ। 50% जनरल की, 50% नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे बेसिक पोर्शन वाला जो पार्ट है उस पोर्शन से हमसे 55 to 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस सेक्शन में हमें करंट बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट की तरह हमें डिपेंड ही करंट पर रहना है, नहीं। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है क्या अभी, वो देख लो। कोई नया कानून आया है क्या, वो देख लो बस। तो क्या हम 50% क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे? क्या अप्रोच होनी चाहिए सर 50% क्वेश्चन सही करने की? अप्रोच क्या होनी चाहिए? 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करने। मैं अपनी तरफ से आपको ये छूट दे रहा हूँ कि आप 15 से 20 क्वेश्चन स्किप ही कर दो, स्किप ही कर दो जो आपको नहीं आ रहा है, जहाँ पे आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। 20 क्वेश्चन छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन छोड़ दो। फिर क्या करें सर, बचे 80 क्वेश्चन। अच्छा, मैं बहुत स्ट्रांगली ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 20 छोड़ने ही है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट टाइप का है, तो ये नंबर वेरी करेगा। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हमें 50% कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन जो हमारे बचे, इसमें भी अगर 20 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं ना, तो भी हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। यानी 60 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट हो जाए। और आप भी जान रहे हैं कि सर
100 क्वेश्चन में से अगर हमारी एक ठीक ठाक लेवल की तैयारी है तो 25 से 35 मैं इनके बीच का नंबर ले लेता हूँ कि 30 क्वेश्चन तो हम जनरली एग्जैक्ट करेक्ट कर रहे होते हैं, बाकी बचे 30 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 70 में से क्या आप 30 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे? कर लोगे। कैलकुलेटिव होना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ चलना है, थोड़ा माइंड को काम रखना है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना है। मुझे पता है कि इस वीडियो में मैं जिस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि सर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर बैठकर बातें करना बहुत आसान है। दोस्त, मैं भी बैठा हूँ एग्ज़ाम सेंटर में, मैंने भी प्रीलिम्स निकाले हैं, मैंने भी 2 बार मेंस लिखा है, तो मुझे पता है उस प्रेशर का। हिस्ट्री का सबसे टफ 2023 का जो पेपर माना जाता है, मैंने वो भी क्रैक किया है, तो मुझे आइडिया है उस प्रेशर का। मैंने उस प्रेशर को फील किया है, मैंने उससे गुजरा हूँ मैं, और उससे गुजर कर एक लेवल पर सक्सेस प्राप्त भी की है, हासिल भी की है। तो मैं कर सकता हूँ, आप तो डेफिनेटली कर पाएंगे। आप तो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं मुझे, मेरी सिचुएशन से, मेरी नज़रों से देखेंगे तो आप तो डेफिनेटली कर पाएंगे। तो हमें 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके भी नहीं चलना है। तो अब आप ये देखिए कि 40 क्वेश्चन जो करंट से पूछे जाते हैं, 40% क्वेश्चन, वहाँ पर आपको ये भी तो एज मिला है कि उन 40 में से आप 15 छोड़ भी सकते हैं अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका बेसिक पार्ट पर फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके क्वेश्चन अगर आप स्किप कर रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो चिंता की बात हो जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे, फिर आपका मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम निकालना। करंट अफेयर वाली चीज़ें पता होती है, नहीं होती, कोई मसला नहीं, लेकिन बेसिक वाला पार्ट अगर आपको नहीं पता है तो मसला है। बेसिक क्वेश्चन ऐसा आपको ना मिले कि आप उसको एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे, अगर ऐसा बेसिक क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है तो मसला है, तो मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अब चर्चा करें आगे की रणनीति की, या ये कहें कि सर आप या मैं आपकी तैयारी में कितनी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपने शेड्यूल को बिल्कुल ही परिवर्तित कर दो मेरे लिए, मैं जैसा कहूँ वैसा करूँ, नहीं। आपकी एक अपनी स्ट्रेटेजी है, आपका एक अपना फ्लो बना हुआ है, आपने चीज़ें कवर भी की है, आप कहीं से टेस्ट भी लगा रहे होंगे, है ना। आप एक पेस पे अपनी जो भी आपकी स्पीड है उस पे आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। बस हमने जो अभी ये बात की है इस पूरी वीडियो में, इस टॉपिक को आप मतलब इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करते हुए आप अपने रिवीजन शेड्यूल को चेंज कीजिए थोड़ा सा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो दोस्तों, मैंने अभी ये सोचा है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक भी है, आपने टेस्ट वगैरह भी लगाए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो मैं आपको कुछ MCQs कराऊंगा। और MCQs का मतलब मेरे लिए तो PYQs ही है, यानी 2015 से 2025 तक हम PYQs करने वाले हैं। मुझे बस आप अपने शेड्यूल में से 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल कर दे दो मुझे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये 1.5 घंटा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कब का दोगे? सुबह का, शाम का, आप डिसाइड करो। मैं आपको एक सेशन डेली का प्रोवाइड करूँगा, और आप जब भी चाहें उस सेशन को थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिए। हम क्या करेंगे, केवल PYQ डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस तो आपको YouTube पे कई जगह किया हुआ मिल जाएगा। जहाँ भी ज़रूरत होगी हम ऑप्शन वाइज भी जाएंगे, हम चीज़ों पर बात भी करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को देखने का, पढ़ने का, सोचने का तरीका क्या होता है, हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हुए चला करेंगे, है ना। और कोई क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसकी फिलॉसफी क्या होती है एग्जामिनर की, वो क्यों पूछ रहा है, वो भी हम उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा जहां ज़रूरत होगी। अब आप कह दो कि सर इस टॉपिक पे आपने चर्चा ही नहीं की और वो कोई फैक्ट पूछा हुआ है, तो उस पर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। इवन जब पेपर में कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आएगा तो हम ये समझने के लायक हो पाएंगे कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा कि भारत के सबसे बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया।
तो थोड़ी सी उस तरह भी चर्चा करेंगे। तो मेरा शेड्यूल आपके साथ क्या होगा, मैं आपको डेली एक सेशन प्रोवाइड कराऊंगा। पहले हम शुरुआत करेंगे 2015 के पेपर से, और चूंकि पूरा पेपर एक सेशन में, अगर मैं 1 घंटा या 1.5 घंटे की बात कर रहा हूँ तो एक पेपर में डिस्कस होना मुमकिन नहीं है, तो हम डेली 1 से 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चंस रखेंगे। और ये क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट के नहीं होंगे, 2015 के का पेपर उठाएंगे, उसके शुरू के 20 क्वेश्चन लेके डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब वो इकोनॉमी का भी होगा, उसमें एनवायरनमेंट भी होगा, उसमें पॉलिटी भी होगी, ताकि एग्जाम में जो फ्लक्चुएशन ऑफ सब्जेक्ट आती है क्वेश्चंस में, वो भी हम फेस करेंगे, उसको भी हम समझ पाएंगे कि अभी पॉलिटी का सॉल्व किया, अगला हिस्ट्री का है देखिए, उसके बाद इकोनॉमी का है, किस तरह से करेंगे। तो मेरा ये इरादा है, बाकी आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी डिमांड पर काम करने का भी मेरा इरादा है। फिर करंट अफेयर की बात करेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बेझिझक बिना टेंशन के जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं उस सोर्स से अच्छे से करंट अफेयर कवर कीजिए। हमारा PYQ एनालिसिस जब खत्म होगा, जब PYQ डिस्कशन खत्म होगा, अगर आप लोग चाहेंगे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज के करंट जो इम्पोर्टेंट है एनालिसिस करके मैं लाऊं, तो मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हम उस पर भी काम कर सकते हैं। CSET का मसला ऐसा है दोस्तों, CSET के 3 पोर्शन है, मैथ है, रीजनिंग है और आपका कॉम्प्रीहेंशन है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन है, इनमें से किसी भी पोर्शन को आप छोड़ेंगे तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। आपको तीनों पे थोड़ा थोड़ा काम करने जाना होगा, काम करके जाना होगा। 80 क्वेश्चंस हैं, कितने सही करने हैं? 28। 80 क्वेश्चन है, 28 से ही करने हैं। 28 तो कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं यार, 25 तो आती हैं, 25 तो आती हैं। कॉम्प्रीहेंशन पे काम करो, मैथ रीजनिंग पे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप काम कर ही रहे होंगे। तो अगर ये वाला पावर, ये वाला डिसीजन मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन पे, आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूँ। अगर आप कहें तो हम डेली या अल्टरनेट डेज पर एक कोई सेशन में आपको प्रोवाइड करवा दूं जिसमें हम 4-5 कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस कर लें, उसकी रीडिंग करें, उसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, एजम्पशन किस तरह से सोल्व करनी है, निष्कर्ष किस तरह से सोल्व करने हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेशन मेरी तरफ से था आप लोगों के लिए। तो बताइएगा कैसा रहा मेरे साथ ये एक्सपीरियंस, क्योंकि YouTube पर मेरा ये पहला वीडियो है इस प्लेटफॉर्म पर, तो हो सकता है आपको PPTs या किसी भी बारे में कुछ इशू लगा हो तो आप मुझे सजेशंस जरूर दीजिएगा। वॉइस के लेवल पर किस तरह का रहा, क्या ठीक ठाक वॉइस का लेवल रहा, बढ़ाने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, बात करने की स्पीड कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके बारे में फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में अपने। तो बने रहिएगा, वहाँ पर मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नया चैनल है, थोड़ा बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों तक ज़्यादा अच्छे से पहुँच पाएंगे। तो यही हमारा टारगेट है। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।